नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम द हिंदू से एक आर्टिकल पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्रिमिनल जस्टिस के बारे में है, हमारी न्यायिक प्रणाली के बारे में है। उसके बाद में जो आज का दूसरा आर्टिकल है ये माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन के ऊपर है। कल जो हमने आर्टिकल को डिस्कस करा था उसी के आगे हम डिस्कशन करेंगे आज इस आर्टिकल में। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बात की गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमारे देश में इसके रिफॉर्म्स के लिए कई बार कदम उठाए गए हैं और अभी भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो इतनी सारी समस्याओं से घिरी हुई है कि ये अब इन फंक्शनरीज की मानसिकता में ये पहुंच चुका है। तो इसी को देखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करा है कि जब भी हम कोई रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमको कुछ इश्यूज है, उन इश्यूज को देखते हुए यहाँ पर हमें कोई भी रिफॉर्म या कोई भी कदम आगे उठाना चाहिए। सबसे पहला जो इशू हमारी जुडिशरी के साथ में है, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ में है, वो है पेंडिंग केसेस का। हमारे देश में करीब 4.4 करोड़ पेंडिंग केसेस अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, जो कि अभी कोई नियर फ्यूचर में रिजॉल्व होते हुए नहीं दिखते हैं। कोविड के बाद में जिस तरीके से रिस्ट्रिक्टिव हमने काम किया है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके कारण न्यायालयों में काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ गई है। उसके बाद में अगर हम दूसरी बात करें तो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है इसकी पहुंच हमारे समाज के उस हिस्से पर नहीं है जो कि सबसे निम्न स्तर पर आता है। जो हाशिए की हमारी कम्युनिटीज़ है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, उन तक जस्टिस की पहुंच नहीं है। और किसी भी देश का जस्टिस सिस्टम तभी एक सक्सेसफुल जस्टिस सिस्टम माना जा सकता है तब वहाँ की मार्जिनलाइज्ड या हाशिए के जो समुदाय है उनको न्याय मिले। उसके अलावा जो तीसरा इशू है ये है पुलिस के पावर के अब्यूज़ का, कि पुलिस अपनी शक्तियों का यहाँ पर गैर इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि जब भी क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं तो ये पुलिस का जो दुर्व्यवहार है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हम क्राइम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम क्राइम प्रिवेंशन चाहते हैं तो कोई भी ऐसे ही उस आइडियलिस्टिक सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते जहां पे क्राइम जो है वो ज़ीरो हो। उसके अलावा क्राइम प्रिवेंशन के लिए कई बार पनिशमेंट जो है डिग्री पनिशमेंट का जो डिग्री है, जो अमाउंट है पनिशमेंट का, वो बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल में कि आप अगर पनिशमेंट का डिग्री बढ़ाते हैं तो अभी तक जितनी एम्पेरिकल स्टडीज हुई है उसके अनुसार यहाँ पर कहीं भी इसका रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखता है कि आपने डेथ पेनाल्टी ला दी किसी ऑफेंस को लेकर तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्राइम कम हो रहे, ऐसा स्टैटिस्टिक्स कहीं भी अभी देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास में कोई एम्पेरिकल डेटा वैसा नहीं है जिसकी हम अभी स्टडी कर पाए। उसके अलावा एक और इशू ये है कि प्रिजनर्स को यहाँ पर जिस तरह प्रिजनर को ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारी जेलें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तिहाड़ जेल की बात करें जो हमारे देश की सबसे बड़ी जेल है तो यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ सैंक्शन है उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर प्रिजनर्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उनमें से जो 70% है ये अंडर ट्रायल है। तो यहाँ पे वापस इशू 1 जो है पेंडेंसी केसेस वो रिलेट होता है। उसके अलावा अगर हम 6th इशू की बात करें, छठवां अगर हम मुद्दे की बात करें तो ये है कि स्टेट स्पॉन्सर जो डेटा है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। डेटा कम होने से यह हो रहा है कि जब भी हम कुछ भी एफर्ट लाया जाता है स्टेट के द्वारा तो हम उसे मैप नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से विक्टिम या कॉमन मैन का परसेप्शन है जस्टिस को लेकर, इसको हम मैप नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में कोई वैसा डेटा नहीं है। तो अंत में यही बताया गया है कि रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर जब भी कोई रिफॉर्म लाने की बात करें तो उन्हें एक होलिस्टिक वे में इन सारे 6 इश्यूज को देखते हुए कदम बढ़ाना चाहिए। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है ये माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है इनकी परिभाषा पे है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दायर करते हुए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हिंदू जिन स्टेट में माइनॉरिटी में है उन स्टेट्स में हिंदूज को माइनॉरिटी बेनिफिट मिलने चाहिए। तो इसी पर एक डिबेट छिड़ गया कि क्या सेंटर माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कर सकता है कि ये पावर स्टेट के पास में होती है। तो कल हमने जिस तरीके से देखा उसी के आगे हम यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें आगे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
पॉपुलेशन थ्योरी के आधार पर अगर हम माइनॉरिटी डिटरमाइन करें तो उस अनुसार हमें ये देखने को मिलता है कि भले ही न्यूमेरिकल डोमिनेंस नहीं हो, लेकिन ओवरऑल एक डोमिनेंस हमें कई कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी भी है उनकी देखने को मिलती है। पारसी कम्युनिटी की बात करें, अपने आप में संख्या में काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन वेल्थ के मामले में इनके अपने आप में ओवरऑल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में देखें तो पारसी कम्युनिटीज रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। उसके अलावा जब भी हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम रिलीजियस और लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो है LGBTQIA+ कम्युनिटी जो है हम इन्हें छोड़ देते हैं, तो इनके बेनिफिट्स की भी बात भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो जिस तरीके से अगर हम देखें तमिल ब्राह्मण जो है ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो तमिलनाडु के अलावा और किसी भी राज्य में चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो केवल तमिलनाडु में ये मेजॉरिटी है, बाकी सारे स्टेट में तो ये माइनॉरिटी के रूप में ही ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कैटेगराइजेशन दिए गए हैं माइनॉरिटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। अगर हम देखें तो आर्टिकल 30 जो है ये बात करता है माइनॉरिटी के बारे में कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं अपने कल्चर अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी की बात करें तो जब ये स्थापित हुआ तो 94 के टाइम में कुछ कम्युनिटीज़ को यहाँ पर माइनॉरिटी की डेफिनेशन में लगा, जैसे हिंदू जैसे माफ़ कीजिएगा मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और पारसी। उसके बाद में 2004 में जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी की डेफिनेशन में शामिल किया गया। हाल ही में अगर हम देखें तो स्टेट ने एक पावर एक्सरसाइज करा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2016 में इन्होंने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो जूइश कम्युनिटी है, जो यहूदी कम्युनिटी है, इनको माइनॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करा, जिसके ऊपर अभी भी कोई चैलेंज ऐसा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस बताई गई है। पहली अप्रोच ये है कि लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट डिटरमाइन करे और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है ये सेंटर करे, या यहाँ पर दूसरी अप्रोच ये है कि माइनॉरिटीज़ जो है ये सोरली जो है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के आधार पर हो। महत्वपूर्ण केस बाल पाटिल केस पे कल हमने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर बाल पाटिल केस में महत्वपूर्ण जो चीज़ आज फिर इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है वो ये है, द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट द रिलीजियस माइनॉरिटी मस्ट बी डन अवे calling for assimilation. This is violative of Article 25 and it does not bar birth of new generation and preaching of the same. तो बाल पाटिल केस में महत्वपूर्ण एक ऑब्जर्वेशन ये की गई थी कि रिलीजियस माइनॉरिटी की जो लिस्ट है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं सौहार्द अगर हमको लाना है तो हमें इस एक माइनॉरिटी लिस्ट से, इस अपीजमेंट से दूर होने की आवश्यकता है। चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने वापस चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है। उसी के साथ में नए स्पीकर का भी चुनाव होना था और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से रमेश तवाडकर को यहाँ पर नामांकित किया है स्पीकर की पोस्ट के लिए। कोई भी अपोजिशन में ऐसा नहीं दिखता है जो उनके आएगा, तो लाइकली ये गोवा के स्पीकर ही होने वाले हैं। उसके अलावा फेडेक्स की बात करें तो फेडेक्स ने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपने नए सीईओ पद के लिए यहाँ पर चुन लिया है। अभी इस पोस्ट पे फ्रेड स्मिथ है जो कि रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद में इस पोस्ट से रिटायर होने वाले हैं, और अभी करंट प्रेसिडेंट और सीओओ राज सुब्रमण्यम ये 1 जून से फेडेक्स के सीईओ होंगे। मेघालय और असम में बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, वायलेंस भी देखने को मिल रही थी, और उसके बाद में अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है हमारी सेंटर ने इनके द्वारा दोनों ही राज्यों के बीच में एक सामंजस्य बिठाते हुए दोनों ही राज्यों के बीच में एक पीस अकॉर्ड जो है वो साइन करवाया है। तो 6 प्लेसेस पे बॉर्डर इश्यूज थे, तो इन्हीं को सॉल्व करते हुए एक पैक्ट दोनों ही राज्यों ने साइन किया है। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का रोल इसमें बड़ा बताया गया है, जिनके द्वारा ये सामंजस्य बिठाया गया है। तो इससे करीब 5 दशक पुराना जो एक इंसर्जेंसी देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं खत्म होने की आशंका है। अगली जो खबर है ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान का भाग है। तो यहाँ पर अकबरपुर रेंज जो है यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ और जिससे आग लग गई, और ये आग जो है एक काफ़ी बड़े एरिया में इस टाइगर रिजर्व के
फैल गई है। तो इसी को देखते हुए IAF ने भी यहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करे हैं, वाटर स्प्रेस किए जा रहे हैं जिससे आग जल्द से जल्द बुझ जाए। ये जो टाइगर रिजर्व है ये 881 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। वही 1978 में इसे इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं तो लीगल न्यूज़ में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि CPC की अगर हम सेकंड अपील की बात करें तो यहाँ पर ऐसे सेक्शन 100 में जो दिया गया है कि सेकंड अपील के बारे में, तो यहाँ पे अगर वो सोरली बेस्ड ऑन सिंपैथी या इससे जुड़े हुए और किसी ग्राउंड पे हो तो इसे कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता। यहाँ पे एक प्रॉपर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहने की ज़रूरत है, तभी ही सिविल जो केसेस है, सिविल सूट है, उसमें CPC सेकेंड अपील का आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का है, आर्टिकल 226 जिसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस के संदर्भ में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए ये कहा है कि जब भी हाई कोर्ट डील करता है रिट पिटिशन से, तो यहाँ पर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनको देखते हुए एक रीजन्ड ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम 226 की बात करें तो इसमें रीट जो है वो हाई कोर्ट इशू कर सकता है, जिस तरीके से ये पावर आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।